तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से, वैद्युत रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक एवं वैद्युत ऊर्जा के बीच में परिवर्तन को देखते हैं और समझते हैं और उनके बीच के संबंध को समझते हैं। तो कहने का मतलब वैद्युत रसायन में दो तरह की परिवर्तन होगी। रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी और वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास कुछ सेटअप चाहिए, हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत रसायन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दो ब्रांच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो शाखाओं में पढ़ने वाले हैं। एक जिसमें वैद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में। इनके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो समझिए इस चीज़ को, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल, इसी को हम लोग वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरा क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं। दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं। एक खास तरह का एक सेटअप है जिसका प्रयोग किया जाता है ऊर्जाओं के परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा है इसको किस में परिवर्तित किया जाता है, इसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है पूरा का पूरा उसी ऊर्जा से उसे वैद्युत ऊर्जा में क्या कर लिया जाता है, चेंज कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। पूरा का पूरा रासायनिक ऊर्जा जो उत्पन्न होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान उसी को किस में बदल लिया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक चीज़ समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, वो स्पॉन्टेनियस रासायनिक अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो स्वतः परिवर्तित हो जाए, स्वतः हो जाए, उसको स्पॉन्टेनियस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर किसी भी बाहर से किसी भी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी का प्रयोग करके उसे वैद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो स्पॉन्टेनियस रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं, इसे कराने की आवश्यकता नहीं है। खुद ब खुद कैसे हो रहे हैं, तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है रासायनिक अभिक्रिया से, उसी ऊर्जा को प्रयोग करके उसे वैद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो ये एक प्रकार का स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखिए, जब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे गिब्स के एनर्जी का नियम। ठीक है, गिब्स के मुक्त एनर्जी का नियम, ऊर्जा का नियम। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा, ठीक है, डेल्टा जी वो क्या होगा, ठीक है, डेल्टा जी का वैल्यू कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव और कभी जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी, खुद का एनर्जी ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना। इस दौरान ये खुद का एनर्जी खर्च कर रहा है, बाहर से तो एनर्जी ऊर्जा ले नहीं रहा है। तो जब खुद का एनर्जी खर्च कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा जी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा जी का मान जो है, जो डेल्टा जी का मान है वो जीरो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को डेल्टा जी क्या है। ये गिब्स की जो मुक्त ऊर्जा का नियम है, गिब्स फ्री एनर्जी का नियम, उसके अंतर्गत यहाँ पर डेल्टा जी का मान लिखा गया है ना। यहाँ पर जो ऊर्जा निकल रही है रासायनिक अभिक्रिया में, वो सारा का सारा रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाता है, खुद ब खुद यूज हो रहा है, है ना, क्योंकि बाहर से तो कोई ऊर्जा ली नहीं जा रही है। तो जब खत्म हो जाएगा तो मुक्त ऊर्जा कितनी बचेगी, जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया से वो तो कम बचेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 0 से कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक, जब भी हम सेल की बात करते हैं तो ये जो सेल बनता है वो इलेक्ट्रोड से बनते हैं। किस चीज़ से बनते हैं, इलेक्ट्रोड से बनते हैं। इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर जो एनोड होगा, ठीक है, और जो क्या होगा, कैथोड होगा, जो एनोड होगा और कैथोड होगा। तो एनोड जो है वो कैसा होगा, मतलब एनोड जो है वो किस चार्ज से बना होगा, तो जो एनोड होगा वो निगेटिव टर्मिनल, उसको हम लोग बोलते हैं। एनोड को हम लोग इस परिस्थिति में वैद्युत रासायनिक सेल में जो हमारा एनोड होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव टर्मिनल होगा। समझ में आ रहा है ये बात। चलिए, तो समझ में आ गया। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो कैथोड होगा हमारा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। जो कैथोड होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, या जो करंट का प्रवाह होगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, वो किधर से किधर की ओर होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है इस सेल में, वो किधर से किधर की ओर होता है, वो हमेशा जो है एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ और डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो तो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो एनोड और जो कैथोड है वो कभी पॉजिटिव टर्मिनल बन जाते हैं, कभी नेगेटिव टर्मिनल बन जाते हैं। तो इस परिस्थिति में, वैद्युत रासायनिक सेल की परिस्थिति में, एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह कार्य करेगा और कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कार्य करेगा। एनोड और कैथोड क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सेल की बनावट ही होती है, संरचना ही होती है कि उसमें 2 रॉड की आवश्यकता पड़ती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। ये देखिए, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में। ये वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, ऐसा खुद ब खुद नहीं होगा, है। वैद्युत ऊर्जा को जब हम रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए जाएंगे तो ऐसा खुद ब खुद नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, बाहर से कोई फोर्स चाहिए, बाहर से ऊर्जा चाहिए, तब जाकर ऐसा हो सकता है। तो इस परिस्थिति में आप बताइए कि यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, इसे करवाना होगा हमें बाहर से फोर्स लगाकर, बाहर से ऊर्जा देकर। तो ये खुद ब खुद ये रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होगी। यहाँ पर यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर यह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है, इसे करवाना पड़ रहा है, बाहर से ऊर्जा देकर हम इसे करवा रहे हैं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऊर्जा देना बंद कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये जो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि यहाँ पर बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तब जाकर ये प्रोसेस हमारा होगा, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। अतः यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब देखिए, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स के मुक्त ऊर्जा के नियम के अनुसार यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी का मान जो है वो 0 से ज़्यादा हो जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि बाहर से ऊर्जा प्रदान की जा रही है, तो बाहर से जब हम ऊर्जा दे रहे हैं, इसको अपना ऊर्जा तो लगाना नहीं पड़ रहा है, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, यानी ऊर्जा का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मुक्त ऊर्जा का जो यहाँ पर नियम है, जो मुक्त ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, ये वैसे 11th की क्लास की चीज़ है तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एनोड यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल होता है इस परिस्थिति में, लेकिन यहाँ पर एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर कैथोड जो है वो क्या हो जाता है, वो निगेटिव टर्मिनल हो जाता है। ये आपको याद रखना है, इस परिस्थिति में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है और कैथोड क्या हो जाता है, निगेटिव टर्मिनल हो जाता है। लेकिन एक बात जो कभी बदलने वाली नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो किधर से किधर की ओर होगा। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है इस सेल में, है ना, इस एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड, तो किधर की ओर होगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो हमेशा किधर से किधर की ओर होता है, वो एनोड से कैथोड की ओर ही होता है। ये हमेशा आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। यानी इस परिस्थिति में क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव है यहाँ पर और कैथोड क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह होगा, है ना, एनोड से कैथोड की ओर। एनोड हमेशा जो है एनोड से कैथोड की ओर ही होगा, लेकिन यहाँ पर एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल वाला बन जाएगा और कैथोड जो है वो निगेटिव वाला बन जाएगा, लेकिन प्रवाह जो होगा वो एनोड से कैथोड की ओर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इस परिस्थिति में क्या हो रहा था, यहाँ पर एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड थे और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थे, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हमेशा एनोड से कैथोड की ओर ही होता है। तो यहाँ पर एनोड क्या है, निगेटिव है और कैथोड क्या है, पॉजिटिव है। यानी यहाँ पर निगेटिव, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड से किधर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, या निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। समझ में आ रहा है, वहाँ पॉजिटिव से निगेटिव और यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, क्योंकि हमेशा जो है डायरेक्शन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर ही होती है। चलिए जब ये आपको समझ में आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक जनरल जो कैरेक्टर होता है ताकि आपको आगे चैप्टर में हर एक चीज़ समझ में आए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम आगे करते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी कि जो हमारा वैद्युत रासायनिक सेल है, इसके बनावट को देखते हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में देखते हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल, इसकी बनावट को देखते हैं। तो अच्छे से देखना है और समझना है इन चीज़ों को। देखिए कोई भी सेल हो तो उसके बनावट के लिए जब हम सेल की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए। ये इलेक्ट्रोड दो तरह के हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये इलेक्ट्रोड जो है ग्रेफाइट के बने होते हैं, खास करके कार्बन के एलोट्रोप यानी ग्रेफाइट के बने होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो हम लोग सेल में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड, वो दो जो रॉड लेते हैं एनोड और कैथोड, वो किस चीज़ के लिए लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कराने के लिए लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का, ठीक है, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो वैद्युत रासायनिक सेल का जब हम बनावट यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। देखिए इसके अंतर्गत जो है वैद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो है वो दो सेल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं, ठीक है। दो क्या होता है, अर्ध सेल होता है, दो अर्ध सेल होता है, ठीक है। क्या होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनोड और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, एनोड, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो एक को हम लोग एनोड बोलते हैं और दूसरे को कैथोड। क्लियर है, मैंने क्या कहा आपको, वैद्युत रासायनिक सेल की बनावट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। अब देखिए जो एनोड होता है, दो अर्ध सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हाफ सेल बोलते हैं, इसको हम लोग हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एनोड है, इस एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना है, इस एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण
हो रहा होगा, इस एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस अभिक्रिया को, एनोड पर होने वाले अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए कैथोड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अवकरण होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अवकरण कहने का मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहने का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अवकरण अर्ध अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण अर्ध अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है ये बात? तो दो अर्ध सेल है, एनोड के और कैथोड के। यहाँ पर जो एनोड है वो कौन सा टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, याद रखना। और कैथोड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको मैंने बताया था। लेकिन एक बात जो हमेशा कन्फर्म है, वो हमेशा ये बात सही होती है कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमेशा का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमेशा का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब चलिए ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑक्सीकरण के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको, ऑक्सीकरण में क्या चीज़ होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ना। जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एनोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हानि होगी, है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। और यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं ऑक्सीडेशन कराकर, और यहाँ पर कैथोड क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, किधर से किधर की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। एनोड से कैथोड की ओर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो एनोड से कैथोड की ओर ही जाता है, लेकिन कभी वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, कभी नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। इस केस में जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को जा रहे हैं, एनोड से कैथोड को जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। अब देख लीजिए ऑक्सीकरण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्याग को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और अवकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, तो अवकरण होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अवकरण। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए ये जो अर्ध सेल है, ये दोनों ही अर्ध सेल को तार से जो है ना, एक वायर से जोड़ दिया जाता है। इस तरह का जो है दो रॉड है ना, ये निगेटिव वाला है मान के, और ये क्या है, पॉजिटिव वाला है। ठीक है, इस दोनों ही रॉड को क्या किया जाता है, एक तार से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी वो इस तार के माध्यम से, एक चालक के माध्यम से वो इस इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाएगी, एनोड से कैथोड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि इस दोनों ही हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक तरह का यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक तरह की क्या हो रही है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का क्या मतलब है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़ा जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर पकड़ा जा रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि बराबर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण।
जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से ली जा रही है। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो यहाँ पर जो सेल है वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इधर से त्याग किया जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर पकड़ा जा रहा है। समझ में आ गया ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस अर्ध सेल के अलावा एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है। एक क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। और हम एक क्या करते हैं, एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं आपको। ये तो एक चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। बार जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है ना, उसकी संरचना को देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, अब एक्चुअली में देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए पहले जो है हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। 2 बीकर हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2 बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में हम एक सॉल्यूशन डाल देते हैं, एक विलियन डाल देते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं। और वो विलियन किस तरह का होगा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हमने चलिए इसमें हमने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन है, ये जलीय विलियन है। और इसी तरह यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस विलियन में जो है हमें रॉड डाल देना है। कौन सा रॉड डालना है, तो हमें इलेक्ट्रोड डालना है। 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता है। तो इसमें चलिए हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दिया एनोड, ठीक है। ये मान के चलो कि जिंक का रॉड है, और ये जो रॉड हमने डाला इसमें मर्ज किया, ये कौन सा रॉड है, ये कॉपर का रॉड है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये रॉड हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक का रॉड डाल दिया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, कॉपर का रॉड डाल दिया। ये रॉड हमारा किस तरह से काम करेगा, ये हमारा हो जाएगा एनोड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एनोड की तरह काम करेगा, और ये हमारा कैथोड की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों ही रॉड को एक वायर से जोड़ देंगे। दोनों ही रॉड को हम क्या करेंगे, एक वायर से जोड़ देंगे, और यहाँ पर अमीटर लगा देंगे जो इस करंट को चेक करेगा, ठीक है। तो हमने इसको दोनों को क्या कर दिया, एक वायर से जोड़ दिया। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक उल्टी यू टाइप का, ठीक है ना, यू शेप का एक हम उल्टा यहाँ पर एक नली डालेंगे इस विलियन के अंदर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तभी भी मैंने आपको बताया सॉल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। अब देखिए एक्चुअली में काम किस तरह से शुरू होगा ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर एनोड है और क्या है, कैथोड है। तो हम सभी जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो किस तरह से ये दोनों अभिक्रियाएँ शुरू होगी इस चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है, विलियन जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जिंक आयन भी है, Zn+2 भी है, और इसके अंदर SO4 2- भी है। उसी तरह ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर Cu2+ आयन भी है, और SO4 2- आयन भी है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने वायर से इसको जोड़ा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन शुरू हो गया एनोड पर, और रिडक्शन शुरू हो गया कैथोड पर। किस तरह से हो रहा है इस चीज़ों को समझिए। देखिए ये जिंक का रॉड है, किस चीज़ का रॉड है, जिंक का रॉड है, जिंक मेटल का रॉड है। तो इसके अंदर बहुत सारे जिंक के एटम पड़े होंगे। तो देखिए जिंक का एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे जिंक के एटम पड़े हुए हैं। अब ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करेगा। तो ये जिंक किस में बदल जाएगा, ये Zn2+ में बदल जाएगा। एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 जिंक आयन को रिलीज करेंगे, एक जिंक जो है वो एक Zn+2 को रिलीज करेगा, और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ में आता है ये चीज़। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर इस तरह से है, अभी वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर हैं, है ना। और ये Zn2+ कहाँ आ गए, तो वो इस सॉल्यूशन में आ गए। ये Zn2+ इस सॉल्यूशन में आ गया। इसी तरह से बहुत सारे Zn2+ क्या होंगे, इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इस रॉड पर आ जाएंगे कुछ सेकेंड के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन शुरू हुआ।
कैसे? तो जो जिंक एटम है, इस रॉड में जो जिंक एटम है वो क्या कर रहा है, वो लगातार जो है Zn जो है वो Zn2+ में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर बहुत सारे Zn2+ आयन जमा हो गए, Zn2+ आयन जमा हो गए। इस रॉड के चारों ओर बहुत सारे Zn2+ आयन क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस रॉड पर आए, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर की ओर चलेगा, इस वायर के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, ये कैथोड की ओर आएगा। किधर की ओर आएगा, कैथोड की ओर आएगा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर Cu2+ भी है और SO4 भी है। अब ये यहाँ पर जो Cu2+ आयन है, कॉपर आयन जो है, ये कॉपर आयन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से चलकर आ रहे हैं एनोड से, वो क्या करेगा, ये Cu2+ आयन क्या करेंगे, ये सारे के सारे मतलब बहुत सारे जल्दी जल्दी क्या होगा, यहाँ से Cu2+ आयन इस रॉड पर जाना शुरू हो जाएंगे, इस रॉड पर जाना शुरू हो जाएंगे। क्या करने के लिए जा रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो Cu2+ आयन है ये एक्वस है ना, Cu2+ आयन एक्वस है। यहाँ पर जिंक क्या है, ये सॉलिड है, रॉड है। और यहाँ पर Zn2+ क्या चीज़ है, ये एक्वस हो गया ना, क्योंकि ये किस में आ गया, ये इस विलियन में आ गया। उसी तरह ये Cu2+ आयन इस एक्वस सॉल्यूशन का, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस जलीय विलयन में जो Cu2 आयन है वो इस रॉड पर आ रहा है लगातार, क्या करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Cu2+ आयन क्या हो गए, वहाँ पर जा रहे हैं, लगातार क्या हो रहा है, जा रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को, एक Cu2+ यहाँ से निकल करके जाएगा इस विलियन से और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये किस में बदल जाएगा, ये Cu में बदल जाएगा। ये Cu आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा जैसे ये रॉड पे चला जाएगा तो, और ये एक्वस फॉर्म है। समझ में इतनी बात आ गई? तो चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 आयन यहाँ से विलियन से निकल रहे हैं, इस सॉल्यूशन से निकल रहा है। क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो Cu2+ आयन का कम हो जाएगा, किससे, SO4 से, है ना, क्योंकि Cu2+ आयन तो इस सॉल्यूशन से सब जा रहे हैं रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर SO4 यानी सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा कॉपर आयन की तुलना में। और यहाँ पर यदि बात करें हम इसके अंदर बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रॉड से Zn2+ निकल कर किस में आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन SO4 के आयन के कंसंट्रेशन के अपेक्षा क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, बहुत सारा प्लस आयन बढ़ रहा है जो इस रॉड के अगल बगल जमा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रॉड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, इस रॉड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर देखिए ओवरऑल यहाँ ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलियन है वो कैसा हो जाएगा, वो विलियन जो है निगेटिव हो जाएगा, है ना, ये विलियन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये विलियन कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये विलियन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर विलियन की जो न्यूट्रलिटी थी, जो उदासीनता थी, वो भंग हो चुकी है। वो क्या हो गई है, भंग हो गई है। और यदि ऐसा होता है तो एक बहुत ही दिक्कत पैदा हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि ये जो सेल तैयार किया गया है ये अपना काम बंद कर सकता है। अब आप बोलेंगे कैसे बंद कर सकता है, तो देखिए इस रॉड के चारों ओर बहुत सारे जिंक आयन जमा हो गए। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो ये Zn2+ आयन क्या उस इलेक्ट्रॉन को निकलने देगा, नहीं निकलने देगा, क्योंकि बहुत सारे प्लस आयन इस माइनस आयन को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जकड़ लेंगे, इसको निकलने के लिए नहीं देंगे, मना कर देंगे। या गलती से अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी गए यहाँ से, तो यहाँ पर अगर वो इलेक्ट्रॉन आता है, इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पर बहुत सारा माइनस चार्ज जमा हो गया है। सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, ये निगेटिव हो चुका है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी माइनस वो भी माइनस, तो इस इलेक्ट्रॉन को उधर से भगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। अगर चला भी गया तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो रुकने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुकने लगेगा तो जो करंट इधर से इधर की ओर जा रहा था वो भी बंद होने लगेगा।
तो इस बात को समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस दोनों ही विलियन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है, अगर SO4 2- का यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या जिंक का कंसंट्रेशन +2 वाले का बढ़ जाता है, तो ये सॉल्यूशन प्लस हो जाएगा, ये सॉल्यूशन माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है इस रॉड के चारों ओर प्लस चार्ज जमा हो गए, ये इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहे हैं, और इस रॉड के चारों ओर माइनस चार्ज जमा हो गए, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो पर्पज़ है कंटिन्यूस रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, तो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन कुछ समय के बाद बंद हो जाएंगे अगर ऐसा होता रहा तो इस कंडीशन को सुधारने के लिए हम डालते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। क्या डालते हैं? सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। अब जल्दी से समझिएगा कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। देखिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्या करने के लिए जा रहा है, इस बात को देखिए, अच्छे से देखना है, कोई दरपड़ी नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों बराबर है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए ये कुछ समय तक अगर हम यहाँ पर बल्ब लगाते हैं तो कुछ समय तक ऐसा होता रहेगा, बल्ब जलेगा लेकिन फिर वो बंद हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी भंग हो गई, क्योंकि रॉड पर अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जा नहीं रहा, निकल नहीं पा रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन आ नहीं पा रहा है। तो इसको सुधारना पड़ेगा हमें। इसको क्या करना पड़ेगा, Cu2+ आयन के कंसंट्रेशन को हमेशा SO4 2 आयन के कंसंट्रेशन के बराबर रखना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर Zn2+ आयन के कंसंट्रेशन को हमेशा SO4 2- आयन के कंसंट्रेशन के बराबर रखना पड़ेगा। या सीधी बात करें तो इस दोनों ही विलयन को क्या करना पड़ेगा, उदासीन रखना पड़ेगा, न्यूट्रल रखना पड़ेगा। अब ऐसा काम करेगा कौन, तो ऐसा काम करेगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये हमारे चाचा जी सॉल्ट ब्रिज जो है ये काम ये करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जो सॉल्ट ब्रिज होता है एक्चुअली में इसके अंदर इनर्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं, निष्क्रिय आयनिक यौगिक होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, निष्क्रिय आयनिक यौगिक होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो ये निष्क्रिय आयनिक यौगिक है इसका क्या काम है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसके अंदर KCl डाल दिया जाएगा, इसके अंदर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट डाला जा सकता है, ठीक है, KCl डाल सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, इसके अंदर और हम क्या डाल सकते हैं, एमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, NH4NO3, ये सब चीज़ डाला जा सकता है। ये सभी के सभी आयनिक कंपाउंड है। इसका फ़ायदा क्या होगा सर, तो इसका फ़ायदा बहुत ही मस्त होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है। अब इसके अंदर क्या है, KCl हमने डाला हुआ है। अब ये KCl हम सभी जानते हैं कि ये KCl किस में टूट जाएगा, K+Cl- में टूट जाएगा, K+Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये K+Cl- आयन जो है ये यहाँ से मूव करने लगेंगे, ये K+ और Cl- आयन यहाँ पर मूव करने लगेंगे। अब कौन किधर की ओर जाएगा, तो ध्यान से देखना, जिधर प्लस वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी प्लस वाला जो सॉल्यूशन है Zn2+ का जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी एनोड की तरफ क्या जाना शुरू हो जाएगा, तो Cl- आयन इधर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस की मात्रा अधिक है, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl- इधर आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह इधर क्या आना शुरू हो जाएगा, इधर माइनस का मात्रा क्या हो रहा है, अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है, माइनस का अमाउंट बढ़ रहा है। यहाँ पर SO4 2- का कंसंट्रेशन अधिक है, तो Cl- जो है वो इधर को आना शुरू हो जाएगा, यानी कैथोड की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, देखिए लगातार Cl- आयन जो है, या कोई भी जो निगेटिव आयन है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी निगेटिव आयन वो लगातार एनोड की तरफ आते जाएंगे, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज बढ़ रहा था उसको न्यूट्रल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर Zn2+ जमा नहीं हो पाएगा इस रॉड के आसपास। उसी तरह अगर यहाँ पर Cl- लगातार जा रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या जमा नहीं हो पाएंगे, या SO4 2- आयन जो है यहाँ पर जमा नहीं हो पाएंगे इस रॉड के आसपास। तो ये रॉड भी फ्री रहेगा, ये रॉड भी फ्री रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार चलता रहेगा और करंट लगातार पास करते रहेंगे।
समझ में आ गया। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इस सॉल्ट ब्रिज का काम है इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को लगातार जारी रखना। किस तरह से? तो इस दोनों ही विलयन को न्यूट्रल बनाकर। न्यूट्रल कैसे बनाएगा? तो इसके अंदर आयनिक कंपाउंड होंगे जो खुद तो इस हाफ सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन इसके आयंस जो हैं वो जाकर दूसरे आयंस के इफेक्ट को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर यहाँ पर +2 वाले प्लस चार्ज का मात्रा बढ़ रहा है तो माइनस आयन इधर आ जाएगा। अगर इधर माइनस चार्ज का मात्रा बढ़ रहा है तो प्लस वाला इधर आ जाएगा। ये चीज़ आप समझिए। तो हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है? हमेशा यहाँ पर वही होगा। एनोड पर जो है प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन अधिक होने लगेगा और यहाँ माइनस का अधिक होने लगेगा। तो इधर प्लस का अधिक हो रहा है तो माइनस वाला आयन इधर आएगा सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है, और इधर माइनस वाले का अधिक है तो प्लस वाला जो है वो किधर आएगा? इधर आएगा। तो यहाँ Cl माइनस नहीं, यहाँ K+ होगा। यहाँ क्या होगा? K+ होगा। तो इस तरह से दोनों की जो न्यूट्रलिटी है, उदासीनता है, वो बनी रहेगी। रॉड फ्री रहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, करंट भी मूव करता रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको गौर यहाँ ये रखना है कि इस दोनों ही आयन के जो आयन सॉल्ट ब्रिज से निकल रहे हैं, इसकी जो मोबिलिटी है, इसकी जो गति है वो समान है। जितनी गति से ये इधर जा रहा है उतनी ही गति से दूसरा आयन इधर को आएगा। तो लगातार ये मेंटेन करके रख पाएगा इसके न्यूट्रलिटी को। तो समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम 2 रॉड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, दूसरा कैथोड लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जो जिंक रॉड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाते हैं। तो Zn2+ एक्वस फॉर्म में लिखाएगा और Zn सॉलिड फॉर्म में होगा। उसी तरह यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस एक्वस सोल्यूशन में जो Cu2 आयन है वो इस रॉड पर जाकर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो Cu2+ आयन एक्वस से आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन छूट रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तभी ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्योंकि रेडॉक्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। और इस दौरान जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, कौन सा? सॉल्यूशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाला जो कंडीशन यहाँ पर आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। किसके द्वारा? सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। तो न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी लगातार चलता रहेगा, करंट का फ्लो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बेसिक्स को मैंने आपको बता दिया है। अगले क्लास में हम लोग सेल पोटेंशियल के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी।